जब तक गुरु गोबिंद सिंह जी गद्दी पर विराजमान रहे तब तक मुगल पंजाब पर अपना कब्जा नहीं कर सके। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हुई 14 जंगों में मुगलों की हमेशा हार हुई, पर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समा जाने के बाद मुगलों की पंजाब में गतिविधियां तेज हो गई। तब बाबा बंदा सिंह जी ने पंजाब आकर कुछ ही समय में मुगलों का पंजाब से सफाया कर दिया, पर बाबा बंदा सिंह जी का राज ज्यादा समय तक न टिक सका। 1716 में उनकी शहादत के बाद इस बार मुगलों ने पंजाब पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उस समय जकरिया खान जो लाहौर का गवर्नर था, वो सिखों का कट्टर विरोधी था। उसने सिखों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और सारे शहर में हुक्म जारी कर दिया कि सिखों के केश काटने वाले और सिखों की खबर लाने वालों को 10 रुपए इनाम दिया जाएगा। जो सिखों को जिंदा पकड़कर या मारकर लाएगा उसे 50 रुपए इनाम दिया जाएगा और सिखों को पनाह देने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। इसके अलावा जकरिया खान ने इलाके के नंबरदारों और चौधरियों को हुक्म दे रखा था कि जो सिखों को पकड़कर लाहौर लाएगा उन्हें बड़े बड़े इनाम दिए जाएंगे। इसलिए हर दिन हजारों सिखों का लाहौर के नखास चौक में कत्ल किया जाने लगा। ऐसा अत्याचार होता देख बचे हुए सिखों को अपने परिवार समेत जंगलों में शरण लेनी पड़ी। इसी समय के दौरान भाई मनी सिंह जी को भी मुगलों ने बड़ी क्रूरता से बंद काटकर शहीद किया था। हम आपको बता दें, भाई मनी सिंह जी गुरु घर के एक महान सिख योद्धा और विद्वान थे, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के मुख से उच्चारण बानी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा था। इसके साथ ही वे श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी भी थे। पंजाब के हालात बद से बदतर होने लगे। जंगलों में रह रहे सिख पेड़ों के फल फूल खाकर अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। हम आपको बता दें कि शहर में तब कुछ गिनती के ही सिख बचे थे जो समय पर मुगल सरकारों को टैक्स अदा करते थे। उनमें से ही एक थे भाई तारू सिंह जी। भाई तारू सिंह जी अपनी माता और बहन के साथ गांव पूला जिला अमृतसर में रहा करते थे और खेती बाड़ी का काम करके उनके घर का गुजारा चलता था। भाई तारू सिंह जी की खेतों से कुछ दूरी पर जंगलों में सिख मुगल हुकूमत से छिपकर रह रहे थे। रात के समय में भाई तारू सिंह जी अपनी माता और बहन के द्वारा बनाया गया ढेर सारा भोजन जंगलों में जाकर उन सिख भाइयों को छकाया करते थे और उनकी जरूरत की वस्तुएं, कपड़े, बिस्तर, दवा आदि वो भी उपलब्ध कराते। भाई तारू सिंह जी का गांव पूला लाहौर की तरफ जाने वाली मेन रोड पर स्थित था, जिससे लाहौर आने जाने वाले यात्रियों को रात उसी गांव में बितानी पड़ती थी। भाई तारू सिंह जी तो बचपन से ही साधु स्वभाव और सेवा भावना वाले सिख थे। वो बिना किसी भेदभाव के उन सभी यात्रियों को अपने घर लंगर पानी छकाकर रात को सोने का भी प्रबंध करके पुण्य कमा रहे थे। इसके साथ ही उन यात्रियों से भाई तारू सिंह जी को लाहौर की हुकूमत के बारे में कई खबरें मिल जाती, साथ ही सिखों के साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती। फिर भाई तारू सिंह जी सिखों को खबर पहुंचाकर उन्हें अलर्ट कर देते और समय पर पता लगने से जिससे कई बारी सिखों का बचाव हो जाता। दूसरी तरफ जकरिया खान ने मस्सा रंघड़ को अमृतसर का कोतवाल नियुक्त कर दिया, जिसने सिखों को अमृतसर में प्रवेश करने की मनाही कर दी और खुद दरबार साहिब की पवित्रता भंग करते हुए वहीं पर अपना सिंहासन जमा लिया और नाम बानी के कीर्तन की जगह मुजरा करवाया करता था। शराब तंबाकू खुलेआम प्रयोग किया करता था। कहते हैं जब दरबार साहिब में की जा रही बेअदबी की खबरें सिखों को मिली तब उनसे सहन ना हुआ। सन 1740 में जंगलों में रह रहे भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह ने तब मस्सा रंगड़ का दरबार साहिब में कत्ल करके उसके गुनाहों की सजा दे डाली और मस्सा रंगड़ का सिर अपने नेज़े पर लटकाकर गायब हो गई। इस घटना का जब जकरिया खान को पता चला तो वो जल भुन गया और सोचने पे मजबूर हो गया कि सिखों पर इतनी सख्ती करने के बावजूद वो कैसे मस्सा रंगड़ का सिर लेकर चले गए। फिर उसने सिखों पर हद से ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी। जकरिया खान के कहने पर मुखबिरों ने अपनी गुडविल बनाने के लिए सिखों को पकड़वाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जकरिया खान का एक मुखबिर था हरभगत निरंजनिया। जब उसे पता चला कि मुगल हुकूमत की नाक के नीचे बिना डरे भाई तारू सिंह अपनी बहन के साथ जंगलों में छिपे सिखों को भोजन छकाने जाता है, तो उसने जाकर ये खबर जकरिया खान को दे दी। उसी पल जकरिया खान ने मोमन खान की कमांड में 20 सिपाहियों को भाई तारू सिंह जी को गिरफ्तार करने पूला गांव भेज दिया।
भाई तारू सिंह जी के अच्छे आचरण के कारण पूला गांव के अलावा आसपास के गांव वाले भी उन पर अपनी जान न्यौछावर करने को हरदम तैयार रहते। जब उन सभी गांव वालों को पता चला कि भाई तारू सिंह जी और उनकी बहन तारकोर को पकड़कर लाहौर ले जा रहे हैं, तब वे सारे लोग गुस्से में भर गए। उन्होंने बिना किसी अंजाम की परवाह किए सिपाहियों पर हमला करके उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई, जिसकी भनक भाई तारू सिंह जी को मिल गई। भाई तारू सिंह जी ने उन सिखों को कहा कि तुम्हारे ऐसा करने से लोग कहेंगे कि एक गुरु का सिख मौत से डरता मारा सारे गांव को मुसीबत में डालकर आप दौड़ गया है। भाई तारू सिंह जी का सभी गांव वाले बड़ा सम्मान किया करते थे, इसलिए उन्होंने ये विचार त्याग दिया और उन्हें मोटी रकम देकर उनसे तारू सिंह की बहन छुड़वा ली। दूसरे दिन लाहौर पहुंचकर भाई तारू सिंह जी को जकरिया खां की कचहरी में पेश किया गया। कहते हैं कि कचहरी में पेश होने पर जकरिया खां ने भाई तारू सिंह जी पर बागी सिखों को अपने घर पनाह देने, उन्हें भोजन खिलाने और उनकी हर प्रकार से मदद करने के दोष लगा दिए। जकरिया खां ने तब तारू सिंह जी के आगे 2 शर्तें रखी, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या सजाए मौत। तब तारू सिंह जी ने जकरिया खां से कहा, क्या इस्लाम कबूल करने से मौत नहीं आएगी? मेरे धर्म बदलने पर भी मुझे मौत ने कभी ना कभी तो दबोचना ही है, तो फिर मैं अपने धर्म में रहकर ही क्यों ना मरूं? ऐसा जवाब सुनकर जकरिया खां ने भाई तारू सिंह जी को चरखड़ी पर चढ़ाने का फतवा जारी कर दिया और बोला, तारू सिंह को तब तक चरखड़ी पर घुमाते रहो जब तक ये सिख धर्म त्याग कर इस्लाम न कबूल कर ले। जकरिया खां हर हालत में भाई तारू सिंह जी को इस्लाम में लाना चाहता था, ताकि सिखों की दृढ़ता को कमजोर किया जा सके। जकरिया खां ने भाई तारू सिंह जी को चरखड़ी पर चढ़ाने का हुक्म देते हुए कहा कि इसकी छाती और पसली की हड्डियों को तोड़ दिया जाए। जैसे जैसे भाई तारू सिंह जी पर सख्तियां करनी शुरू की जाने लगी, वे चढ़ती कला में होते गए। सिक्खी में अटल विश्वास रखते हुए अकाल पुरख के आगे उन्होंने सिक्खी केशों श्वासों के साथ निभाए जाने की अरदास की। जब जकरिया खां ने यह देखा तो चिढ़कर बोला, तेरी सिक्खी मैं देखता हूँ किस तरह केशों श्वासों के साथ निभती है। ये केश जिस पर तुझे बड़ा मान है, मैंने जूते मार मार के इन्हें झाड़ देना है। इतना सुनकर भाई तारू सिंह जी गरज के बोले, सिख के सिर जूता मारने वाले के अपने सिर पर ही जूते पड़ते हैं। मौत तो सबको ही आनी है, पर अपनी मौत से पहले मैं तुझे अपने आगे लेकर जाऊंगा। गुस्से में आग बबूला होकर तब जकरिया खां ने अहंकार में आकर भाई तारू सिंह जी के केशों को कत्ल करने का हुक्म दे डाला। शहर से नाइयों को बुलाया गया, पर भाई तारू सिंह जी के चेहरे का जलाल देखकर किसी नाई की हिम्मत ना हुई कि वे उनके केशों पर कैंची चला सके। काजी के हुक्म से जब नाई ने उनके केश काटने की कोशिश की तो उनके केश जैसे लोहे की तारे बन गए हों। कोई कैंची भी उनके केश ना काट पाई। ये देखकर जकरिया खां और चिढ़ गया। उसने शहर से तब मोचियों को बुलवाया और उन्हें केशों के साथ खोपड़ी ही उतार देने का हुक्म दे डाला। वहशियाना तरीके से वे जालिम सच्चे गुरु के सिख की खोपड़ी रंबी के साथ उतारने लगे। सोच कर देखो कि कितना दर्दनाक दृश्य होगा जब जल्लाद ने भाई तारू सिंह जी की अगली तरफ से रंबी चुभोकर खोपड़ी को ऊपर की तरफ उठाया। भाई तारू सिंह जी का सारा मुख तब खून से भर गया। फिर जल्लाद ने पीछे की तरफ से रंबी मारकर खोपड़ी को ऊपर की तरफ खींचा और केशों से पकड़कर खोपड़ी अलग कर डाली। इतिहासकार लिखते हैं कि दीवार के साथ टेक लगाकर भाई तारू सिंह जी अडोल अवस्था में बैठे रहे। सिर खुला हुआ था, लेटना भी मुश्किल था। ये वाहेगुरु की शक्ति थी कि वो इस दर्दनाक अवस्था में भी गुरबानी का पाठ मुख से लगातार करते रहे। सच्चे सिखों की ऐसी शहादतें सुनकर रूह कांप उठती है। पंजाब से मुगलों का सफाया करके खालसा राज स्थापित करना, ये कोई इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए सदियों तक शहीदों ने पहले अपने खून को इस धरती पर बहाया। कहते हैं कि तब लाहौर के नखास चौक में खड़े लोग देख रहे थे कि एक गुरु का सिख बिना उफ किए कैसे अत्यंत दर्द झेल रहा है। भाई तारू सिंह जी को जकरिया खां ने तब कचहरी के पीछे एक खाई में फेंकवा दिया ताकि उनका मांस गीदड़, कुत्ते आदि जानवर खा सके। पर भाई तारू सिंह जी जख्मी हालत में भी गुरबानी पढ़ते रहे। तीसरे दिन जब जकरिया खां वहां से गुजरा तो भाई तारू सिंह जी के मुख से आ रही बानी की आवाज सुनकर बोला, तारू सिंह तू अभी भी जिंदा है, मरा नहीं? तब वे बोले, जकरिया खां मैं तुझे और तेरे पुत्र को आगे लेकर ही मरूंगा।
कहते हैं तब कुछ सिखों ने चोरी छिपे भाई तारू सिंह जी को उठाया और एक धर्मशाला में ले गए। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं कि उन दिनों लाहौर का एक तरखान हर रोज आकर भाई तारू सिंह जी के लिए हल्दी का लेप बनाकर उनके सिर पर बांधता रहा। दूसरी तरफ भाई तारू सिंह जी जो गुरु के सच्चे सिख थे, उनके वचन सही सिद्ध हुए। जकरिया खां को एक बीमारी हो गई, उसको पेशाब का मन लग गया, यानी उसका पेशाब आना बंद हो गया। पेट दर्द के कारण वो कई दिनों तक तड़फता रहा, पर कोई दवा दारू काम ना आई। अंत में किसी वैद्य ने उसे सलाह दी कि तुमने भाई तारू सिंह जी जैसे रब्बी बंदे को बड़ी कठोर सजा दी है, जिसकी बदुआ से तुम आज तड़फ रहे हो, इसलिए तुम भाई तारू सिंह जी से माफी मांगो, वे तो बहुत दरिया दिल इंसान हैं। तब भाई सुबेग सिंह जी को, जो अक्सर सिखों और मुगलों के बीच बातचीत करवाया करते थे, उन्हें बुलाया गया। जकरिया खां ने भाई तारू सिंह जी के पास उन्हें भेजा। भाई सुबेग सिंह ने भाई तारू सिंह जी को जकरिया खां की हालत के बारे में बताते हुए कहा कि भाई तारू सिंह जी, आप जकरिया खां को माफ कर दें, वे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। भाई तारू सिंह जी ने कहा, उसने बहुत गुनाह किए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, हम कौन होते हैं उसे माफ करने वाले, हमने तो अब शहादत का जाम पीना ही है, लेकिन इस दुष्ट को और अधिक जुल्म ढाने के लिए अपने पीछे नहीं छोड़ के जाना, इस दुष्ट को तो अपने से आगे लेकर जाना है। तब भाई सुबेग सिंह जी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, गुरु रूप तो हमेशा दयालु होते हैं, हो सके तो आप जकरिया खां को माफ कर दें, वे अपने किए पर बहुत पछता रहा है। तब भाई तारू सिंह जी बोले, जकरिया खां को माफी केवल सिखों का खालसा दल ही दे सकता है, जो जालिम हुकूमत से बचकर जंगलों में रह रहे हैं। कहते हैं तब भाई सुबेग सिंह सिखों से मिले, जिन्होंने कुछ शर्तें रखी, जो इस प्रकार थी कि अमृतसर में दरबार साहिब सिखों के हाथ में दिया जाए और सिखों के कत्लेआम बंद किए जाएं। तब सिखों ने कहा कि जकरिया खां का इलाज भाई तारू सिंह के पास ही है। जब जब तारू सिंह जी की जूती जकरिया खां के सिर पर मारी जाएगी, तभी उसको पेशाब आएगा। कहते हैं तब भाई सुबेग सिंह जी ने जकरिया खां को जाकर सारी बात बताई। तब जकरिया खां ने सिखों की सारी शर्तें कबूल कर ली। कहते हैं तब भाई सुबेग सिंह तारू सिंह जी की जूती लाकर जकरिया खां को देते हुए बोला, ये इलाज थोड़ा कठिन है आपके लिए। तब जकरिया खां ने कहा, मेरी तो जान निकल रही है, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। कहते हैं जब जब भाई तारू सिंह जी का जूता जकरिया खां के सिर पर मारा जाता, तब तब उसे पेशाब आ जाता। इस तरह जकरिया खां कुछ ही समय में ठीक हो गया। उसने खुश होकर हुक्म जारी कर दिया कि सिखों के कत्लेआम बंद किए जाएं और दरबार साहिब भी सिखों के हाथ में दे दिया जाए। आखिर भाई तारू सिंह जी जैसे सच्चे सिख का कहना सच तो होना ही था। कुछ दिनों बाद जकरिया खां की मौत हो गई और उसका बेटा, जो शिकार खेलने गया हुआ था, घोड़े से गिरकर वह भी मर गया। पर भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी उतारे जाने के बावजूद 22 दिन तक वे जिंदा रहे और गुरबानी सिमरन करते रहे। आखिर 25 साल के भाई तारू सिंह जी 1 जुलाई 1745 में शहीदी प्राप्त कर गए। भाई तारू सिंह जी के शरीर का अंतिम संस्कार भाई सुबेग सिंह जी ने लाहौर के दिल्ली दरवाजे से बाहर किया था। संस्कार करने से पहले भाई तारू सिंह जी का अंतिम स्नान श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र जल मंगवाकर किया गया। भाई तारू सिंह जी की शहीदी के 3 साल के अंदर जकरिया खां का पूरा खानदान, उसका राजपाट पंजाब से पूरी तरह से खत्म हो गया। लाहौर के जिस स्थान में भाई तारू सिंह जी को शहीद किया गया था, आज वहां गुरुद्वारा शहीदगंज भाई तारू सिंह जी सुशोभित है। वहां आज भी संगतें उस थड़े के दर्शन करती हैं, जहां पर बिठाकर भाई तारू सिंह जी को शहीद किया गया था। आज कौन याद करेगा जकरिया खां जैसे जालिम को? याद करेगा तो भाई तारू सिंह जी जैसे गुरु के प्यारे सिख को। वाहेगुरु कृपा करे और हमेशा हम याद रखें ऐसे शहीदों को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।